अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 में हमने देखा था कि हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट किया था। उसका इनपुट पार्ट हमने डिस्कस किया था और फिर हमने उसका आउटपुट पार्ट जो था उसकी वर्किंग को भी अंडरस्टैंड किया था। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो चैप्टर है इसी को कंटिन्यू करेंगे हम आज के लेक्चर में भी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं अपना पिछला लेक्चर के हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक जो था कवर अप किया था। जैसे मैं भी आपको बता रही थी कि हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सर्किट कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया था, वर्किंग ऑफ द इनपुट पार्ट को स्टडी किया था, वर्किंग ऑफ द आउटपुट पार्ट को स्टडी किया था और इसी तरीके से हमने आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी और आउटपुट कंडक्टेंस फाइंड आउट की थी, जिसमें आपने देखा था कि रेजिस्टेंस हम ओहम लॉ को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करते हैं R = V/I और आउटपुट कंडक्टेंस जो है हमारे पास, कंडक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल होती है। तो हमारे पास अगर रेजिस्टेंस आ गई है उसी को हम इन्वर्स कर देंगे, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा कंडक्टेंस की वैल्यू। तो ये जो हमारा टॉपिक था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, ये हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है अपना। एक पार्ट में हमने इनपुट को डिस्कस किया था कि इनपुट की वर्किंग किस तरीके से होगी, दूसरे में हमने स्टडी किया था कि आउटपुट पार्ट की वर्किंग हमारे पास किस तरीके से होगी। मैंने कहा था कि अगर आपको ये दो जो पार्ट हैं, इनपुट पार्ट और आउटपुट पार्ट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ये अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए तो नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे वो हमारे लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 3 टाइप्स हैं कॉन्फ़िगरेशन की, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर। अगर आपको कॉमन बेस अच्छे से समझ आ गया है तो कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर कुछ भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे, आसानी से हम इसे समझ लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया, आज के लेक्चर में हम सेकंड कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है कॉमन इमिटर। अब मैंने आपको इसके नाम की डिटेल समझाई थी कि कॉमन इमिटर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इमिटर का टर्मिनल है वो कॉमन होगा किस किस के दरमियान, इनपुट के दरमियान और आउटपुट के दरमियान। इनपुट और आउटपुट पार्ट के दरमियान में ये जो इमिटर वाला टर्मिनल है ये कॉमन होगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कॉमन बेस में कि जो बेस वाला टर्मिनल था वो इनपुट में भी था और आउटपुट में भी था, उसी तरीके से हम कॉमन इमिटर को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें जो इमिटर वाला टर्मिनल होगा वो दोनों में कॉमन होगा, इनपुट पार्ट में भी और आउटपुट पार्ट में भी। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि नाम शो कर रहा है, इमिटर विल बी दी कॉमन, इमिटर जो होगा वो कॉमन होगा। किस में कॉमन होगा? बोथ पार्ट में, इनपुट वाले पार्ट में भी कॉमन होगा, मतलब इनपुट पार्ट में भी हमारे पास इमिटर आएगा और हमारे पास आउटपुट पार्ट में भी इमिटर वाला टर्मिनल होगा। इमिटर विल बी ग्राउंडेड, और इमिटर को हम क्या करेंगे? ग्राउंड कर देंगे। क्या मतलब हुआ इसका? अभी मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर लिया था आपका, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड करने का मतलब होता है मिनिमम पोटेंशियल। तो वहाँ पर जो हमारे पास था वो बेस वाला टर्मिनल ग्राउंडेड था, मतलब हमने IB को 0 के इक्वल लिया था। अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास कि इमिटर का जो टर्मिनल है वो हमारे पास कॉमन है। कॉमन का मतलब कि वो दोनों में, इनपुट और आउटपुट पार्ट में कॉमन होगा और उसे हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड का मतलब उसका पोटेंशियल मिनिमम होगा हमारे पास। तो जब इसका पोटेंशियल मिनिमम है तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इमिटर करंट हमारे पास अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास इमिटर करंट जो है वो इनपुट पार्ट में 0 हो गया है, जो इमिटर है हमारे पास वो दोनों पार्ट में कॉमन है, इनपुट में भी आउटपुट में भी। तो अगर मेरे पास ये इनपुट वाला जो इमिटर है ये 0 हो गया है तो इसका मतलब है कि मैं इमिटर करंट को कंसीडर नहीं करूँगी, वो इसको 0 के इक्वल पुट करूँगी अगर मैंने करंट गेन को फाइंड आउट करना है तब। अब जो सर्किट डायग्राम है इसकी, सबसे पहले हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सबसे पहले हर टॉपिक की हम सर्किट डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसका सबसे पहले हम सर्किट डिस्कस कर लेते हैं।
कि इसके सर्किट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और उसमें इनपुट पार्ट और आउटपुट पार्ट हमारे पास कौन कौन सा होगा। अब जैसे आपको सर्किट नज़र आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने VBB कनेक्ट की हुई है, बैटरी कनेक्ट की हुई है जो कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर हमारे पास है R1 जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, ये साइन आपको बता रहा है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमारे पास IB आएगा, बेस करंट हम मेजर करेंगे। यहाँ पर हम वोल्टेज मेजर करेंगे बेस और इमीटर के दरमियान। ये ट्रांजिस्टर आपको पता चल रहा होगा कि हमने एरो बाहर की तरफ है तो हमने NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया हुआ है। अगर एरो अंदर की तरफ होता तो मैंने आपको बताया था वो PNP ट्रांजिस्टर होता है हमारे पास। ये B जो है बेस को शो कर रहा है, E इमीटर को शो कर रहा है, C कलेक्टर टर्मिनल को शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये कलेक्टर करंट के लिए हमने लगाया हुआ है, ये हमारे पास वोल्टेज के लिए है। किसके वोल्टेज के लिए? कलेक्टर और इमीटर के दरमियान का जो वोल्टेज होगा वो उसे हम मेजर करेंगे यहाँ पर। और R2 है ये हमारे पास, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके साइन से आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर हमने कांस्टेंट सप्लाई ली हुई है VCC, जो हम कलेक्टर की तरफ हम इसे सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए हमने VCC का इसे नाम दिया है। ये बेस के साथ थी सप्लाई, इसलिए हमने इसे VBB का नाम दिया था। अब हम करते हैं कि इसमें इनपुट पार्ट कौन सा है और आउटपुट पार्ट कौन सा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इमीटर को हमने ग्राउंड किया हुआ है, दोनों में कॉमन है, इमीटर इस साइड पर भी है, इमीटर इस साइड पर भी है, दोनों पार्ट में है हमारे पास। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारे पास इनपुट पार्ट है। अब यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास आउटपुट पार्ट है। कॉमन इमीटर का जो हमने सर्किट देखा वो सर्किट आपके सामने शो हो रहा है। इस सर्किट में क्या क्या चीज़ें क्या क्या काम करेंगी वो भी मैंने आपको बता दिया। इस सर्किट के हमारे पास दो पार्ट्स हैं जो आपस में कनेक्ट किए गए हैं। एक हमारे पास इनपुट पार्ट है ये वाला, और दूसरा हमारे पास आउटपुट पार्ट है ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में हमने इनपुट पार्ट की वर्किंग को अंडरस्टैंड किया था, फिर आउटपुट पार्ट की वर्किंग को अंडरस्टैंड किया था, उसी तरीके से हम इसमें करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं डिटेल से आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ तो इसलिए अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, हमें कर्व लेनी है इनपुट की भी और आउटपुट की भी। वी फर्स्ट फिक्स द वैल्यू ऑफ द R2। जब हम बात कर रहे हैं, पीछे भी हमने यही देखा था कि जब हम बात करेंगे इनपुट की तो हम फिक्स कर देंगे इस वाली रेजिस्टेंस को, लेकिन जब हम बात करेंगे आउटपुट की, आउटपुट पार्ट की इसकी वर्किंग की, तो फिर हम फिक्स कर देंगे इस रेजिस्टेंस R1 को। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनपुट पार्ट की वर्किंग की, इसकी बात कर रहे हैं। तो इनपुट पार्ट की वर्किंग में हमारे पास क्या होगा, वी फर्स्ट फिक्स द रेजिस्टेंस R2 को हम फिक्स करेंगे किसी न किसी एक वैल्यू के ऊपर, 10 ओहम के ऊपर कर लें आप, 15 ओहम के ऊपर कर लें। जब हमने इसको फिक्स कर दिया तो इसका मतलब है ये भी चेंज नहीं होगा, कलेक्टर करंट भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि जब हम इनपुट पार्ट की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आउटपुट पार्ट में हमने सब चीज़ों को फिक्स रखा। जब हमने उन्हें फिक्स रखा तो इसका मतलब है वो चेंज नहीं होंगी, बल्कि हम किसे चेंज करेंगे, R1 को चेंज करेंगे हम 0 से R तक। मतलब आपकी मर्जी, आप जिस वैल्यू से मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक इसे चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास जो IB का क्या मतलब है, बेस करंट, जो किसके साथ कनेक्ट है, इनपुट पार्ट के साथ कनेक्ट है हमारे पास बेस करंट। ये जो बेस करंट होगा ये अकॉर्डिंगली वेरी करेगा, जैसे ही आप रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे ये बेस करंट भी वेरी करेगा। एंड VBE विल वेरी, VBE बेस और इमीटर के दरमियान का वोल्टेज है, डेफिनेटली ये भी वेरी करेगा। देन वी ड्रॉ द ग्राफ। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास बेस करंट आया है जिसको हमने R1 की वैल्यू को चेंज करते हुए लिया और R2 की वैल्यू को फिक्स करके लिया, इसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्यों इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, 0 से लेकर हम R तक जा रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम वेरी कर रहे हैं। जैसे रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस को आप वेरी करेंगे उतना ज़्यादा वैल्यूज़ ये हमारे पास IB और ये हमारे पास जो VBE है
ये हमारे पास उतनी ही ज़्यादा वैल्यूज़ को शो करेगा। तो जब हमारे पास इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इस VBE के दरमियान और इस IB के दरमियान। इन दोनों के दरमियान हम इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस किस के दरमियान, IB के दरमियान ड्रॉ करेंगे और VBE के दरमियान हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये इनपुट पार्ट का होगा इसलिए इसे हम नाम दे सकते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का नाम दे सकते हैं फॉर द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर के लिए अलग होगा, कॉमन बेस के लिए अलग होगा, कॉमन कलेक्टर के लिए अलग होगा। तो यहाँ पर देखें मैंने x एक्सिस पर लिया हुआ है VEB, y एक्सिस पर मैंने लिया हुआ है बेस करंट। जब हमने वैल्यूज नोट कर ली तो ग्राफ ड्रॉ करने से हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ये जैसे आपको शो हो रहा है। अब इस ग्राफ से ही हमने R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब इनपुट को डिस्कस कर रहे हैं तो हम R इन फाइंड आउट करेंगे। R इन आपको पता है हमारे पास जनरल किसके इक्वल आ जाएगी, V/I के इक्वल आ जाएगी। लेकिन ग्राफ से मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, ये मैंने ले ली एक स्लोप, स्लोप के ऊपर मैंने ले ली I की वैल्यू, मैंने ले ली V की वैल्यू, मतलब x एक्सिस की वैल्यू ले ली मैंने। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ये इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ये मुझे VEB की वैल्यू दे देगा, मतलब V2 माइनस V1 जो होगा ये VEB की वैल्यू देगा। इसी तरीके से यहाँ से मैं ले रही हूँ डेल्टा IB, कैसे मुझे मिलेगा ये, आप y एक्सिस पर वैल्यू को ड्रॉ करें, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से इसका जो लोअर पॉइंट था यहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा। ये 2 पॉइंट हो गए आपके पास। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब y2 माइनस y1 आपको क्या देगा, ये IB देगा, या आप कह सकते हैं I2 माइनस I1, ये जो होगा ये आपको बेस करंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो अब हमें पता चल गया कि हम बेस करंट कैसे लेंगे और हम वोल्टेज इमिटर और बेस के दरमियान हम किस तरीके से लेंगे। तो अब हमारे पास जब सारी चीज़ें आ गई इनपुट की, हमने कर्व भी देख ली, हमें स्लोप भी मिल गई, IB भी मिल गया, VEB भी मिल गया, तो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, इनपुट रेजिस्टेंस को। इनपुट रेजिस्टेंस को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R in इज इक्वल टू डेल्टा VBE डिवाइडेड बाय डेल्टा IB, मतलब बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस करंट। दोनों इनपुट वाले हैं हमारे पास, तो इसलिए हमने R इन लिखा और ये हमारे पास आ गया VCE, मतलब क्या, हमने R2 को फिक्स किया था तो VCE हमारे पास फिक्स हो गया। हमने वोल्टेज जो दोनों के दरमियान था उसे हमने फिक्स रखा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमने R इन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरीके से मैं जो इनपुट कंडक्टेंस है उसे इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ इनका रेसिप्रोकल लेकर। तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इजीली मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी कंडक्टेंस की। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास इक्वेशन 1 में इनपुट रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास, और इसी तरीके से हमने जब इक्वेशन 1 का ही रेसिप्रोकल लिया, ये देखें हमारे पास GC मतलब जो कंडक्टेंस है वो हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है, चाहे वो इनपुट रेजिस्टेंस हो चाहे वो आउटपुट रेजिस्टेंस हो। तो GC हमारे पास आ जाएगा इसी इक्वेशन 1 का रेसिप्रोकल डेल्टा IB डिवाइडेड बाय डेल्टा VB एट द कांस्टेंट वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर एंड द इमिटर। हमने इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, हमने जो हमारे पास इनपुट कंडक्टेंस थी वो भी हमने इसी रेजिस्टेंस से फाइंड आउट कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं आउटपुट पार्ट की वर्किंग को और फिर हम उसकी कर्व को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हम कर्व को ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि आउटपुट पार्ट जो है वी विल फिक्स। अब हमने क्या किया था, इनपुट पार्ट में हमने क्या किया था कि हमने फिक्स किया था आउटपुट पार्ट की रेजिस्टेंस को। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आउटपुट पार्ट में मैं फिक्स कर देती हूँ इनपुट पार्ट वाली रेजिस्टेंस को, क्योंकि अब मैंने डील करना है R2 को, मुझे चाहिए आउटपुट पार्ट की वर्किंग, तो मुझे इनपुट पार्ट की वैल्यूज़ को फिक्स कर देना है। द वैल्यू ऑफ the R1 and will vary
मतलब जो वैल्यू ऑफ द R1 होगी उसे हम फिक्स कर देंगे एंड विल वेरी द R2। R2 को हम वेरी करेंगे क्योंकि R2 आउटपुट के साथ कनेक्ट है। फ्रॉम 0 to R वी विल गेट अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VCE। हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी किसकी? VCE की एंड द IC की भी। द ग्राफ बिटवीन द IC एंड द VCE, जो इन दोनों के दरमियान में ग्राफ होगा वो हमें वैल्यूज देगा, कर्व देगा। किस तरीके से कर्व देगा? उसमें भी हमारे पास 4 रीजन होंगे, सॉरी, ये जैसे हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं इन्हीं जो रीडिंग्स हैं इन्हें मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये वाला ग्राफ आ गया। इसे हम कहते हैं आउटपुट कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व। किसके लिए? कॉमन इमिटर के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर देखें हमारे पास कलेक्टर करंट मिनिमम है, इस पॉइंट पर थोड़ा ज़्यादा है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर हमारे पास अप्रोचेस टू ज़ीरो है। तो पीछे मैंने क्या कहा था कि ऐसा रीजन जिस पर कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो जाए उसे हम कहेंगे सैचुरेशन रीजन। जैसे ये वाला रीजन है हमारे पास, दिस वन इज द सैचुरेशन रीजन। और वो रीजन जिस पर हमारे पास कलेक्टर करंट जो है अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए, जैसे इस रीजन में है, सो दिस वन इज कॉल्ड द कट ऑफ रीजन। ये वाला जो रीजन है, ये वाला सारा आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें हमने IC हमारे पास 0 मिल रहा है, अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास आ गया कट ऑफ रीजन। इसी तरीके से ये जो स्ट्रेट लाइन हमें शो कर रही है, मैंने आपको बताया था एक्टिव और लीनियर रीजन इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कलेक्टर करंट या जो करंट होता है हमारे पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। वो वैल्यू, वोल्टेज की वो वैल्यू, जैसे ये है हमारे पास, जिस पर करंट सडनली शूट ऑफ कर जाए, ये शूट ऑफ कर रहा है, इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। वो वोल्टेज जिसके ऊपर ये ब्रेक डाउन हुआ है उसे हम कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। एंड दिस कर्व इज नोन एज द कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये हमें कर्व मिल गई किसके लिए? कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जब हमने क्या किया, आउटपुट पार्ट की वर्किंग को डिस्कस किया, उसको अंडरस्टैंड किया। अब हम उसी तरीके से जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था कि हम आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, आउटपुट कंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं, देन हम करंट गेन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आर आउट जो हमारे पास होगी वो इक्वल हो जाएगी इस वैल्यू के V/I के। VCE हमारे पास आउटपुट था, IC हमारे पास आउटपुट करंट था एट दी कांस्टेंट बेस करंट। इसी तरीके से जो GC आएगा हमारे पास, इसी इक्वेशन का रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये देखें IC ऊपर आ गया और VCE डिनोमिनेटर में चला गया एट दी कांस्टेंट बेस करंट। करंट गेन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? बीटा हमारे पास क्या होता है? अब करंट गेन को सम बुक्स में AI लिखा होगा और सम बुक्स में करंट गेन को बीटा भी लिखा होता है, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में AI का वर्ड यूज़ किया था, अब मैं बीटा का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा IC डिवाइडेड बाय IB, मतलब आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। अब लेकिन हमने क्या कहा था कि बेस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बेस जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, बेस करंट हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर बेस करंट लिया। कॉमन इमिटर है तो IE जो होगा वो हमारे पास 0 होगा, लेकिन लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि इमिटर करंट में हमने लिया था और बेस करंट हमारे पास 0 था। रीज़न मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि जो बेस है वो ग्राउंडेड नहीं है, तो बेस का करंट 0 नहीं हो सकता, बल्कि इमिटर ग्राउंडेड है, तो इमिटर का जो करंट होगा, इमिटर करंट जिसे हम बोलते हैं, वो आपका 0 होगा। तो अगर इमिटर करंट 0 है तो हम जो हमने गेन लेनी है उसमें हम इमिटर करंट को पुट नहीं करेंगे, बल्कि हम बेस करंट को पुट करेंगे। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि जो बीटा आएगा आपके पास, बीटा की वैल्यू हमारे पास IB थी, IB से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो IC आ जाएगा बीटा IB के इक्वल। ये हमारे पास कलेक्टर करंट जो है वो बीटा टाइम्स IB के इक्वल आ गया। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया है, जिसमें हमने रेजिस्टेंस, जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इसे फाइंड आउट किया, आउटपुट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया, इनपुट कंडक्टेंस और आउटपुट कंडक्टेंस को फाइंड आउट किया, और एंड में हमने
करंट गेन को फाइंड आउट किया और बीटा का फैक्टर डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।